हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। तो जो विद्यार्थी पहली वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर देख लें। आज हम लोग दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है अजय त्यागी, ऑप्शन बी है विनोद कुमार यादव, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो बताइए वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजय त्यागी। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव पर। विनोद कुमार यादव वर्तमान समय में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और यदि बात करें पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल वर्तमान समय में रेल मंत्री। ध्यान दीजिएगा, विनोद कुमार यादव वर्तमान समय में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। ठीक है। और यदि बात करें अमित शाह की, तो वर्तमान समय में अमित शाह गृह मंत्री हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है सेबी। तो चलिए सेबी से जुड़े हुए अन्य पक्षों पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अजय त्यागी। पूछा जाता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं। और यदि ये पूछा जाए सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, इसके लिए अधिनियम कब लाया जाता है, कानून कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 1992 में। ठीक है। और यदि ये पूछा जाए सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। इसमें सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है के सिवान, ऑप्शन सी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी के सिवान। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। और यदि बात करें ऑप्शन ए की, गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। पूछ लिया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में। ठीक है। और यदि बात करें ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल की, तो वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और यदि बात करें निर्मला सीतारमण की, तो वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मंत्री हैं। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया है इसरो। तो चलिए इसरो से जुड़े हुए अन्य पक्षों पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान है। पूछा जाता है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भी लिखा हुआ है और वही चीज़ें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है। यदि ये पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, अर्थात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है, अर्थात आईसीसी के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए है मनु साहनी, ऑप्शन बी है सौरव गांगुली, सौरव नहीं है, ये है सौरभ गांगुली। कौन है? ये है सौरभ गांगुली। ठीक है। ऑप्शन सी है रवि शास्त्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनु साहनी। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ मनु साहनी हैं। यदि बात करें सौरभ गांगुली की, तो वर्तमान समय में सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और यदि बात करें रवि शास्त्री की, तो वर्तमान समय में रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच हैं। क्या हैं? ये वर्तमान समय में मुख्य कोच हैं। ठीक है। मनु साहनी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं। सौरभ गांगुली बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और रवि शास्त्री जो हैं वह मुख्य कोच हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आईसीसी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद।
तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है, तो मनु साहनी है। पूछ लिया जाता है आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में भी लिखा हुआ है, वही चीज़ें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यदि ये पूछा जाए आईसीसी की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 5 जून 1909 को। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है दुबई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, और यहीं पर वर्तमान समय में आईपीएल भी हो रहा है। और यह आईपीएल का कौन सा संस्करण है, तो यह 13वां संस्करण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, अर्थात एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है रजनीश कुमार, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रजनीश कुमार। वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक या कह सकते हैं एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। यदि बात करें ऑप्शन बी शक्तिकांत दास की, तो शक्तिकांत दास वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं। और यदि बात करें एंटोनियो गुटेरेस की, तो ये जो हैं वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव हैं। और बात करें राजनाथ सिंह की, तो वर्तमान समय में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर एक शब्द आया है भारतीय स्टेट बैंक। इसका मतलब ये है एक शब्द आया है क्या, भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई। तो चलिए एसबीआई या भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए अन्य पक्षों पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष तो हम लोगों ने देख लिया कि रजनीश कुमार हैं। यदि ये पूछा जाए भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और यदि ये पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। तो बताइए निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ऑप्शन ए है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी है मरमुगांव बंदरगाह, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन डी है कोलकाता बंदरगाह। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। अब यहाँ पर आया है बंदरगाह, तो चलिए भारत में बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम लोग मैप में देखेंगे। चलिए ये है आपका कांडला बंदरगाह, कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यहाँ पर है मुंबई बंदरगाह, यहाँ पर है नुहावा सेवा बंदरगाह, इसी का नाम बदलकर वर्तमान समय में कर दिया गया है JNPT अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है मरमुगांव बंदरगाह, कहाँ पर है, गोवा में है। ये है मंगलुरु बंदरगाह, कर्नाटक में पड़ता है। ये है कोचीन बंदरगाह, केरल में पड़ता है। यह है तूतीकोरिन बंदरगाह, यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है। ये चेन्नई बंदरगाह है, ये भी यहीं पर है। ये है इन्नौर बंदरगाह, ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये है पारादीप बंदरगाह है, ये है हल्दिया बंदरगाह, ये है कोलकाता बंदरगाह। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस जो कोलकाता बंदरगाह का नाम भी बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगर कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और ये जो नुहावा सेवा बंदरगाह है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, इसको अगर मैप में और अच्छे से देखना चाहो तो और अच्छे से देख सकते हो। ये इसमें मैप में जो है पूरा राज्यवाइज दर्शाया गया है कि कहाँ पर कौन कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। अब किसी वीडियो में और आएगा बंदरगाह तो उसको और अच्छे से डिटेल में व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो बताइए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 4।
मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब चलिए मानव हृदय को देख लेते हैं, तब बात करते हैं। यह है मानव हृदय, ध्यान से समझिएगा। इसमें 4 कक्ष होते हैं। एक हो गया लेफ्ट एट्रियम, एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, एक हो गया राइट एट्रियम, एक हो गया राइट वेंट्रिकल। एट्रियम का मतलब होता है अलिंद, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब होता है अलिंद। और वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय, ठीक है, इसका मतलब होता है निलय। तो ध्यान दीजिएगा, एक हो गया बायां अलिंद, एक हो गया दायां अलिंद, एक हो गया बायां निलय, एक हो गया दायां निलय। इसका मतलब 1 कक्ष, 2 कक्ष, ये हो गया 3 कक्ष, ये हो गए 4 कक्ष। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए ये हम लोग, हाँ अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग अक्सर क्या समझते हैं कि ये है क्या, इसको हम लोग समझते हैं कि मानव हृदय, लेकिन यह वास्तव में मानव हृदय नहीं है। इसे ये वो हृदय है जिसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये वो हृदय है जो हम लोग जानते हैं, वास्तव में ये मानव हृदय नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है फर्रुख सियर। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर, ठीक है। इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। यदि बात करें अकबर द्वितीय की, तो अकबर द्वितीय पहला शासक था जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में होकर गद्दी पर बैठता है। और यदि बात करें शाह आलम द्वितीय की, तो शाह आलम द्वितीय ऐसा व्यक्ति था जो बक्सर के युद्ध में लड़ा था, ठीक है। और यदि बात करें फर्रुख सियर की, तो फर्रुख सियर मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जो सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसमें 4 के चारों प्रश्न याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। अगर ये पूछा जाए इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो इसकी मृत्यु होती है रंगून, अर्थात जो वर्तमान समय में म्यांमार है, इसका पहले नाम हुआ करता था बर्मा, ठीक है। तो बर्मा की राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी रंगून, ठीक है। तो इसकी मृत्यु जो होती है वह रंगून में ही होती है और वर्तमान समय में ही इसकी जो कब्र है वह रंगून अर्थात म्यांमार में ही है, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, कि 1857 की क्रांति के समय मुगल साम्राज्य का कौन सा सम्राट था, तो वो भी था बहादुर शाह जफर ही, ठीक है। तो अकबर द्वितीय हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों के नियंत्रण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल साम्राज्य था। और शाह आलम द्वितीय जो है बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला मुगल साम्राज्य था। और फर्रुख सियर जो है सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला मुगल साम्राज्य था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है आर्कटिक रेखा, ऑप्शन डी है अंटार्कटिक रेखा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मकर रेखा, एक एक सभी रेखा की बात कर लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया है कर्क रेखा, तो थोड़ा कर्क रेखा के बारे में और जान लेते हैं अच्छे से। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से सीमा साझा करती है या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसके लिए एक ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। ये वास्तव में मेरा ट्रिक नहीं है, एक विद्यार्थी ने बताया था गमछा झार मित्र पर, तो हमें लगा कि हाँ इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो, तो इसको हमने साझा किया है, ठीक है। देखिए, ग से गुजरात याद कर सकते हैं, म से मध्य प्रदेश याद कर सकते हैं, छ से छत्तीसगढ़ याद कर सकते हैं, झ से झारखंड याद कर सकते हैं, उसके बाद र से राजस्थान याद कर सकते हैं, उसके बाद मी से मिजोरम याद कर सकते हैं, त्र से त्रिपुरा याद कर सकते हैं और प से पश्चिम बंगाल याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको याद कर सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई ऐसी ट्रिक हो जिसके माध्यम से
कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद की जा सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है चीन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर विद्यार्थी याद कर लेते हैं कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। अब इसमें तो बांग्लादेश ऑप्शन ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा साझा करता हुआ है बांग्लादेश, लेकिन यदि बांग्लादेश ना रहे ऑप्शन में तब करेंगे चीन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 के चारों ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत के साथ जो है 7 ऐसे देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और क्रम से बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर जो सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा वो है चीन, तीसरे नंबर पर जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पाँचवें पे म्यांमार, छठे पे भूटान और सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान। इसको याद कैसे करेंगे? इसके लिए भी एक ट्रिक है। इसे भी वास्तव में मेरे एक छात्र ने ही दिया था। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से ये है नेपाल, म्या से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। और अच्छी बात यह है, इससे हमें क्रम भी याद रहेगा कि किसकी सीमा कम साझा करती है और किसकी सीमा ज़्यादा साझा करती है। ठीक है, तो ये हो गया देश। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का आंतरिक राज्य नहीं है। इस प्रश्न को हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे और मैपिंग में आप लोगों से मैंने कराया था कि भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बताइए इसमें से प्रश्न क्या पूछेगा? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का आंतरिक राज्य नहीं है? इसका मतलब आंतरिक राज्य नहीं है। बताइए, हरियाणा आंतरिक राज्य है, मध्य प्रदेश आंतरिक राज्य है, गुजरात आंतरिक राज्य नहीं है, ठीक है, और तेलंगाना आंतरिक राज्य है। और कौन कौन से 2 राज्य हैं? तो हम लोग कहेंगे एक तो है तेलंगाना इसमें है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है, वो अन्य भी आंतरिक राज्य हैं। ठीक है, यदि इस प्रश्न के विकल्प की बात किया जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात वास्तव में आंतरिक राज्य नहीं है। यह समुद्र के साथ भी सीमा साझा करता है और पड़ोसी देश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग मैपिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। कल हम लोगों ने ये देखा था कि 5 आंतरिक राज्य हैं, एक हरियाणा है, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है और एक यहाँ पर तेलंगाना है। 5 राज्य हो गए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा। ये ऐसे राज्य हैं जो आंतरिक राज्य हैं, ना तो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा बांग्लादेश, ध्यान से समझिएगा, ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है? ढाका। और इसकी मुद्रा क्या होती है? इसकी मुद्रा होती है टका। यदि इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, ये जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये बीच में नेपाल पड़ रहा था, यहाँ से लेकर ये वाला भाग जो है ये चीन का है, भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे क्या है? ये तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। तो हम लोगों ने इसको क्रम से तो याद ही कर लिया था। अब इसमें चलिए एक चीज़ देख लेते हैं, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। एक हो गया उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये है सिक्किम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है कि नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। और यहाँ पर एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वास्तव में तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूछा जाता है ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वो उत्तर है त्रिपुरा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये है सिक्किम
और सिक्किम ऐसा राज्य है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है बस, बाकी किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और यहाँ पर एक राज्य है मेघालय जो सिर्फ असम के साथ सीमा साझा करता है। कहने का मतलब ये है कि सिक्किम और मेघालय दो ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करते हैं। सिक्किम सिर्फ पश्चिम बंगाल से और मेघालय सिर्फ असम से। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है और कम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिया जाए। अगर एक बार एक वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो देखेंगे कि दूसरे वीडियो में भी उससे रिलेटेड ही चीज़ें रहेंगी ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो सके। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं।